हेलो दोस्तों। मैं सीए आकाश मेहरोत्रा त्रिधा लीगल स्टार की तरफ से आज आपके लिए एकदम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम सिर्फ एक ही बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ, और वो है कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें कितनी तरह की कंपनीज डिफाइन करी गई हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से, उनके बारे में आज आपको बताएंगे। और जितने भी तरीके की कंपनी इंडिया में ओपन हो सकती है, उन सब के बारे में एक शॉर्ट रिकैप आपको देने वाले हैं। जैसे कि वन पर्सन कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, माइक्रो कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी क्या होती है, मीडियम कंपनी क्या होती है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है, लिमिटेड बाय कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी क्या है और सब्सिडरी कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी क्या है और अनलिस्टेड कंपनी क्या है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। एक शॉर्ट डिस्कशन होगा। हम सभी कंपनीज के बारे में सारी बातों को बताएंगे, लेकिन लेकिन सिर्फ जो आज हम चर्चा करेंगे वो इस बात पर करेंगे कि कंपनीज होती कितने तरह की है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन पर्सन कंपनी के साथ। वन पर्सन कंपनी क्या होती है? वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि जो कि एक इंडिविजुअल के द्वारा बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि वैसे तो आपने ये सुना होगा कि प्राइवेट कंपनी भी होती है, पब्लिक कंपनी भी होती है, लेकिन वन पर्सन कंपनी की एक खास बात होती है, वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मेंबर होता है और एक ही डायरेक्टर होता है। अब आप ऐसा सोचेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? पर प्रोप्राइटरशिप में भी एक आदमी ही होता है, लेकिन वो कभी भी कॉर्पोरेट फॉर्म नहीं होता है। अब उसी एक आदमी को हमने क्या किया, हमने वन पर्सन कंपनी बना दिया। एक मेंबर जिसमें हो सकता है वो वन पर्सन कंपनी होगी। ठीक होगी बात? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक से ज्यादा मेंबर होंगे, जाहिर सी बात है, मतलब मिनिमम 2 मेंबर होंगे, ये बात तो पक्की है। मेंबर मिनिमम 2 होंगे, लेकिन मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, छोटी कंपनी है, इसलिए इसमें 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। ठीक होगी बात? डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो मिनिमम 2 डायरेक्टर तो होंगे ही होंगे। ओपीसी में एक डायरेक्टर होते थे, लेकिन मैक्सिमम डायरेक्टर की संख्या 15 रहेगी, मतलब 15 से ज्यादा आप डायरेक्टर नहीं रख सकते प्राइवेट लिमिटेड। ठीक हो गई बात? चलिए, अब रख तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको क्लॉज अमेंड करना पड़ेगा, लेकिन जो जनरली अलाउड है वो है 15 डायरेक्टर। ठीक हो गई बात? एक यहाँ पर राइडर क्लॉज ये भी है कि क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए इसके शेयर्स आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब ट्रांसफर कर तो सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, इन जनरल पब्लिक को नहीं कर सकते, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी नहीं है। ये समस्या का समाधान मिला पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी में आप किसी को भी शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मिनिमम मिनिमम जो यहाँ पर सारे शेयर्स कौन होल्ड करता है? जनरल पब्लिक होल्ड करती है। ठीक हो गई बात? और मिनिमम जो यहाँ पर मेंबर्स होने चाहिए वो 7 होने चाहिए। अब ओपीसी में मिनिमम मेंबर 1 थे, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम मेंबर 2 थे, और यहाँ पर मिनिमम मेंबर कितने हैं? 7। मैक्सिमम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 थे, लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, कितने भी हो सकते हैं, 200, 2000, 5000, कितने भी रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक होगी बात? अब डायरेक्टर की बात करें, ओपीसी में एक डायरेक्टर होते थे, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 होते थे, यहाँ पर मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे, और मैक्सिमम तो सभी में 15 ही थे, इसमें भी 15 ही है। ठीक हो गई बात? आई होप अब आपको वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अंतर समझ में आ गया होगा। बेसिकली अंतर 3 जगह पर है। एक है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, एक है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, दूसरा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, और तीसरा है शेयर ट्रांसफर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अलाउड है, पब्लिक लिमिटेड में अलाउड है, प्राइवेट लिमिटेड में रिस्ट्रिक्शंस हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि पहले पुराने मेंबर से पूछ करके करेंगे। ठीक हो गई बात? लेकिन ओपीसी में तो कोई शेयर ट्रांसफर का सवाल ही नहीं होता, एक ही आदमी है, किसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक हो गई बात? चलिए, एक कंपनी और भी होती है, वो है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जिनका उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना, जैसे कि ट्रस्ट और सोसाइटी का होता है। ठीक उसी तरह से इनका भी होता है। ये प्रमोट करेंगे कॉमर्स को, साइंस को, आर्ट को, एजुकेशन को, स्पोर्ट को, रिसर्च को, रिलीजन को और सोशल वर्क चैरिटी को। ठीक होगी बात? अगर इनका ये उद्देश्य नहीं है तो ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकते। बेसिकली ये एक एनजीओ है और कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एनजीओ। ठीक होगी बात? इनका जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, अपनी ही एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए लगाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रॉफिट कमाए और घर ले जाए, घर आप नहीं ले जा सकते, यहीं पर प्रमोशनल एक्टिविटीज में आपको खर्चा करना पड़ेगा, और आप डिविडेंड भी नहीं दे सकते। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की एक खास बात एक और होती थी, वो ये होती थी कि डिविडेंड मिलेगा सभी को। ठीक होगी बात?
लेकिन आप एनजीओ है क्योंकि, इसलिए आप डिविडेंड नहीं दे सकते। चलिए अब बात करते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कंपनी की। माइक्रो कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम की होती है। कैसे पता चलेगा? बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट्स में ये पता चल जाएगा कि उसकी प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट है। अगर वो 1 करोड़ से कम का है और साथ में जो उसका एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम का है, मतलब ये 1 करोड़ से कम और ये 5 करोड़ से कम एक साथ बात सेटिस्फाई हो जाए, तो ये माइक्रो कंपनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कंपनी की। स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या उससे कम होती है। ठीक होगी बात? और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम होता है। ठीक है, मतलब अब ये भी बात दोनों ही एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए कि प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से कम हो और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो, तो ये क्या होगा? ये स्मॉल कंपनी होगा। लेकिन एक डेफिनेशन यहाँ पर और दिया, वो ये दिया कि अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है एंड एनुअल टर्नओवर 40 करोड़ से कम है। अब ये एक रिसेंट में अमेंडेड डेफिनेशन है। पहले यहाँ पर 2 करोड़ और 20 करोड़ हुआ करता था, अब यहाँ पर 4 करोड़ और 40 करोड़ हो गई है लिमिट। तो ये 4 और 40 दोनों से कम है तो स्मॉल है, अगर एक भी कंडीशन टूटी तो मतलब ये स्मॉल कंपनी नहीं है। अब बात करते हैं मीडियम कंपनी की। मीडियम कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ से कम हो और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से कम हो। बाप रे, मतलब सबसे कम रखा था माइक्रो में, उसके बाद स्मॉल कंपनी में थोड़ा बढ़ाया और मीडियम कंपनी में उससे ज्यादा बढ़ाया। ठीक हो गई बात? ये है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंग टू एनुअल टर्नओवर और अकॉर्डिंग टू पेड अप शेयर कैपिटल, हमने ये डिसाइड किया कि कौन सी कंपनी माइक्रो है, कौन सी स्मॉल है, कौन सी मीडियम है। ठीक हो गई बात? अब बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। लिमिटेड बाई शेयर्स जो कंपनियां हैं, इसका मतलब ये है कि उनके जो जो मेंबर्स हैं उन्होंने जितना का शेयर सब्सक्राइब किया है सिर्फ उतने तक के लिए ही वो लायबल है, इससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 10,000 शेयर्स खरीद रखे हैं और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक के लिए लायबल है। ठीक है, अगर मान लो उन्होंने 1 लाख पूरा पूरा पे कर दिया है तो फिर वो किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो गारंटी है, यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो लिमिटेड लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, इसलिए जितना शेयर का अनपेड अमाउंट है बस उतने के लिए ही ये लायबल होंगे, उससे ज्यादा के लिए ये लायबल नहीं होंगे। ये एक अच्छी बात है, इसीलिए ज्यादातर लोग कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स ही करवाते हैं। लेकिन एक कंपनी और होती है लिमिटेड बाय गारंटी। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने इनिशियल में कंपनी को स्टार्ट किया तो आपने कोई शेयर्स नहीं दिए, लेकिन जितने मेंबर्स हैं उनसे गारंटी ले ली। फॉर एग्जांपल गारंटी इस बात की ले ली कि जब कंपनी डूबेगी या जब कंपनी बंद होगी तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, आप इतने के लिए लायबल हो। अब फॉर एग्जांपल उस समय ये कह दिया कि 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा जब कंपनी डूबेगी, तो आपने क्या किया? गारंटी ले लिया, शेयर्स तो कुछ नहीं लिया और पैसा आज दिया भी कुछ नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए की आपने गारंटी ले लिया। ठीक हो गई बात? इसलिए यहाँ पर क्या किया आपने? कोई परसेंटेज परसेंटेज या फिर कोई ऐसा अमाउंट आपने गारंटी कर दिया कंपनी। ठीक हो गई बात? अब एक आती है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी को क्या बोले? अनलिमिटेड कंपनी का मतलब तो ये होता है कि ये इसमें कोई लिमिट नहीं है लाइबिलिटी की। मतलब अगर कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आती है किसी भी तरह से, तो वो उनके मेंबर्स द्वारा वो पैसा लाया जाएगा और कंपनी का पैसा पे किया जाएगा, इवन उनकी पर्सनल एसेट से भी किया जाएगा। तो बताइए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्रोप्राइटरशिप में क्या अंतर रह गया? ये फीचर तो प्रोप्राइटरशिप का है, जहां पर प्रोप्राइटर की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। ये कंपनी में भी एक केस होता है अगर आप इस तरह की कंपनी को ओपन करवाते हैं तो। ठीक होगी बात? अब ऐसा क्यों रखा है इसके रीजन में नहीं जाते हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे कि ये तीनों तरह की कंपनी खुल सकती है। लिमिटेड बाय शेयर्स भी ओपन हो सकती है, गारंटी भी ओपन हो सकती है और अनलिमिटेड कंपनी भी ओपन हो सकती है। अब बात करते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। ऐसा समझ लीजिए कि अगर किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में 51% शेयर से ज्यादा होल्ड कर लिया या 51% भी होल्ड कर लिया, तो वो कंपनी जिसने 51 से ज्यादा होल्ड किया है वो होल्डिंग कंपनी है, और जिसका 50% से ज्यादा होल्ड किया है वो सब्सिडरी कंपनी है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं पिता और पुत्र का रिलेशन आ जाता है कि जिसका राइट एक्सरसाइज करने की पावर आ गई वो कंपनी होल्डिंग कंपनी है, और जिस पर वो राइट एक्सरसाइज कर रही है वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी। ठीक होगी बात? अब ऐसा हो सकता है कि कि आपके जो होल्डिंग कंपनी है उसने अपनी सब्सिडरी कंपनी में 100% शेयर्स होल्ड किए हो। अगर 100% शेयर्स होल्ड किए हैं तो वो होली ओन सब्सिडरी कंपनी कही जाएगी। ठीक होगी बात? होल्डिंग और सब्सिडरी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लिस्टेड कंपनी और नॉन लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर
या फिर नेशनल या फिर एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अगर यहाँ पर ये कंपनी लिस्टेड है तो इसको लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। लिस्टेड कंपनीज के फायदे होते हैं, सबसे पहला तो ये कि वो एक पब्लिक कंपनी ही होती है जो कंपनी लिस्टेड होती है। दूसरा ये कि वो आईपीओ ला सकती है, आजकल बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा। आईपीओ ला सकती है कंपनी, और अगर आईपीओ ला चुकी है तो एफपीओ भी ला सकती है। ये कंपनी एक पब्लिक कंपनी होती है। ऐसा कह लें कि पब्लिक की इमेज में, पब्लिक के माइंड में ये इमेज होती है कि ये कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी है और इसने अपनी लिस्टिंग करवा रखी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अब आती है अनलिस्टेड कंपनी। अब जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जनरली ओपन होती हैं वो सारी कंपनी अनलिस्टेड होती हैं, इनके शेयर्स कहीं पर लिस्टेड नहीं होते हैं, इसलिए इनको अनलिस्टेड कंपनी कहा जाता है। ये किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं, इनके शेयर्स भी फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। अब इसका कारण ये है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है तो आप आराम से डीमैट में शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। लेकिन अगर कोई कंपनी नॉन लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसके शेयर्स मार्केट में तो है नहीं, इसलिए आप उसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपको पर्सनली किसी ना किसी को बेचना पड़ेगा और उनसे पैसा लेना पड़ेगा। ठीक होगी बात। उसके बाद ये क्या होता है, अनलिस्टेड कंपनी वो होती है जो कि अपने रिश्तेदारों से, फैमिली मेंबर से, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई प्राइवेट प्लेसमेंट में आई हुई कंपनीज होती है। इनका पब्लिक से पैसा उठाने का ना तो कोई उद्देश्य होता है और ना ये उठा सकते हैं, इसलिए इन्हें अनलिस्टेड कंपनी कहा जाता है। अब हमने कितनी तरह की कंपनीज पढ़ी, 1% कंपनी देखा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखा, पब्लिक लिमिटेड देखा, सेक्शन 8 देखा, माइक्रो कंपनी देखा, स्मॉल कंपनी, मीडियम कंपनी देखा, लिमिटेड बाय शेयर्स भी समझा, लिमिटेड बाय गारंटी भी समझा, और लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी भी समझा, होल्डिंग कंपनी भी समझा और सब्सिडरी कंपनी भी समझा, लिस्टेड कंपनी भी समझा और अनलिस्टेड कंपनी भी समझा। अब इतनी सारी कंपनीज होती हैं, इसमें से कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है, कौन सी कंपनी आपको ओपन करवानी चाहिए, या किन कंपनीज को ओपन करवाने से आपका फायदा होगा, इस बात को, अब इसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जैसे कि कुछ स्टार्टअप का काम करने के लिए कंपनीज रजिस्टर होती हैं, वो भी इन्हीं क्लॉजेज में ही रजिस्टर होती है। ठीक, कोई बात। तो कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है, इसके लिए तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट को, किस कंपनी को हम ओपन करवाएं और किससे हमारा फायदा होगा, या फिर किस कंपनी में हमारा टैक्स बचेगा। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनमें टैक्स लगता ही नहीं है, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी, इनका कोई टैक्स से लेना देना नहीं होता है, इनका उद्देश्य होता है कि समाज का कल्याण करना। या फिर कुछ ऐसी कंपनी जैसे कि स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनीज, उनको 10 साल का टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ये सारी बातों के लिए तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा और तभी आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह की कंपनीज ओपन करवानी चाहिए। लेकिन किन कंपनीज को ओपन करवाने का क्या फायदा है, कितने मेंबर चाहिए, जो टेक्निकल एस्पेक्ट थे उसके बारे में तो हमने आपसे चर्चा कर लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।